संविधान का स्रोत। आपको पता होगा कि जो भारतीय संविधान है उस पर अधिकांश स्रोत भारत शासन अधिनियम का प्रभाव पड़ा है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है वो भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। लेकिन जो हमारे संविधान के निर्माता थे उन्होंने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उनको जो सर्वोत्तम लक्षण वहाँ के संविधान में दिखाई पड़ा वो अपने संविधान में ऐड किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की, अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमने उद्देशिका के विचार को लिया है। उद्देशिका यानी कि प्रेमबल। नेक्स्ट, न्यायिक पुनर्विलोकन, जिसको हम जुडिशियल रिव्यू की पावर बोलते हैं, वो भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ही ली है। नेक्स्ट है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो ये सारे के सारे प्रावधान हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। देखो, जो मूल अधिकार है वो भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आते हैं और उसमें 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है। भाग 3 को हम मैग्ना कार्टा के रूप में भी जानते हैं। जो राष्ट्रपति पर महाभियोग है, महाभियोग का मतलब होता है कि राष्ट्रपति को किस तरीके से हटाना है, उसका प्रोसीजर क्या है, वो आर्टिकल 61 में डिफाइन किया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ है, आर्टिकल 61 में। और ये प्रावधान कहाँ से लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। जुडिशियल रिव्यू वो होता है कि जिसमें अगर कोई विधायिका कानून बनाती है या फिर कार्यपालिका किसी नीति का निर्माण करती है तो उसका क्या किया जा सकता है, रिव्यू किया जा सकता है, उसकी समीक्षा कर सकते हैं। कौन, हमारी जुडिशरी। ये पावर जुडिशरी को है, ठीक है। नेक्स्ट है कनाडा। तो देखो कनाडा से क्या लिया हमने, कनाडा से लिया है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी कि केंद्र क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, और राज्य क्या होना चाहिए एज कम्पेयर टू सेंटर, वो वीक होना चाहिए। जैसे कि आप देखोगे जम्मू कश्मीर की स्थिति लेते हैं तो जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग संविधान था, उसका अपना अलग एक झंडा भी था, वहाँ पर बहुत सारे विशेष प्रबंध भी किए गए थे। लेकिन उसको मतलब कि वो क्या था, बहुत ज़्यादा पावरफुल था। लेकिन क्या हुआ, एट द एंड सेंटर के पास तो सबसे ज़्यादा पावर है, उसको क्या करा, 2 भागों में तोड़ दिया और जो जम्मू कश्मीर का अलग से संविधान था उसको भी ख़त्म कर दिया। जैसे कि आप देखोगे जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर के संविधान की एक धारा थी 35A, उसको रिपील कर दिया और भारतीय संविधान के आर्टिकल 370 में भी कुछ चेंजिंग किए गए। तो इस तरीके से क्या हुआ कि केंद्र के पास क्या है, ज़्यादा शक्ति है, यानी कि राज्य कितना भी पावरफुल हो जाए लेकिन वो केंद्र से बाहर नहीं जा सकता, उसको केंद्र के कंट्रोल में ही कार्य करना पड़ेगा। तो इस तरीके का ये होता है स्ट्रक्चर, वो हमने कनाडा से लिया है संघीय व्यवस्था का, जिसमें पावर का भी डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। तो राज्य, आपको पता होगा कि प्रत्येक राज्य के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। एक राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो भी कनाडा से लिया है। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होना। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित हैं, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ मतलब रेसिडुअल पावर्स। नेक्स्ट है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, तो ब्रिटेन से हमने लिया है संसदीय शासन प्रणाली। जो हम यहाँ पर संसद में शासन की प्रणाली अपनाते हैं वो ब्रिटेन से लिया है। नेक्स्ट है विधि का शासन। विधि का शासन कहाँ से लिया है हमने, ग्रेट ब्रिटेन से लिया है। नेक्स्ट मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता। जब आप भारतीय संविधान का भाग 2 पढ़ोगे तो भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक आपको नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद मिलेंगे और हमारे यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता का प्रावधान है। जबकि आप देखोगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप है, एक वहाँ सेंटर की होती है और एक वहाँ स्टेट की होती है। जबकि आप भारत के किसी भी राज्य में पैदा हो जाओ, केवल और केवल आपको भारत की नागरिकता मिलती है। ऐसा नहीं कि आप अगर उत्तर प्रदेश में पैदा हो आपको यूपी की नागरिकता अलग मिलेगी और भारत की नागरिकता अलग मिलेगी। आपको केवल और केवल राज्य की नागरिकता मिलती है और वो राज्य क्या है, भारत। यानी कि राज्य का मतलब यहाँ पे किससे कह रहा हूँ, मैं भारत से कह रहा हूँ। भारत में केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है द्विसदनीय प्रणाली, बाईकैमरल जो सिस्टम है वो भी ब्रिटेन से लिया है। विधायी प्रक्रिया कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। संसदीय विशेषाधिकार ये भी ब्रिटेन से, और प्राधिकार लेख ये भी ब्रिटेन से। अब आपको ध्यान रखना है कि जो 2 वर्ड विधि का शासन और विधायी प्रक्रिया ये लिया हमने ब्रिटेन से। इसको जापान के इस शब्द से कंफ्यूज मत करना। जापान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कहाँ से लिया गया, जापान से। जबकि ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, विधायी प्रक्रिया और विधि का शासन। देखो दुनिया के लगभग सभी देशों में
विधि होती है, लेकिन बहुत ही कम देश ऐसे होते हैं जिनमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का कंसेप्ट होता है, यानी कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और ये भारत में देखने को मिलता है। ठीक है, कहाँ से लिया है? जापान से लिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयरलैंड से। तो आयरलैंड से हमने लिया है नीति निर्देशक तत्व। जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनको अंग्रेजी में DPSP बोलते हैं। DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसमें 4 शब्द आते हैं, इसलिए आपको याद रखना है कि भाग 4 के अंतर्गत आते हैं, और भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इनका वर्णन किया गया है। कहाँ से? आयरलैंड से लिए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, आयरलैंड से ली गई है। राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, ये भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। देखो, जो हमारी राज्यसभा है, राज्यसभा में कुछ सदस्य इलेक्टेड होते हैं और कुछ सदस्य नॉमिनेटेड होते हैं। तो नॉमिनेटेड कितने सदस्य होते हैं? वो 12 सदस्य होते हैं। तो इनका जो प्रोसीजर है वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है? संविधान संशोधन प्रक्रिया, यानी कि जो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया है। नेक्स्ट लिया है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होगा, ये व्यवस्था भी हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। एक आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि राज्यसभा की सीटों का वर्णन किस राज्य में कितनी सीट होंगी, इसका निर्धारण किस अनुसूची में किया गया है? तो अनुसूची 4 के अंतर्गत उसका वर्णन किया गया है कि इस राज्य में या फिर केंद्र शासित प्रदेश में इतनी राज्य होंगी, यानी कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन अनुसूची 4 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूस। रूस जिसको पूर्व सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है, जिसको हम USSR के नाम से भी जानते हैं। इससे हमने क्या लिया है? तो इससे हमने मूल कर्तव्यों को लिया है। जो मूल कर्तव्य हैं ये रहे। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4A के अंतर्गत आपको दिखाई देंगे, और जबकि DPSP कहाँ दिखाई देंगे आपको? भाग 4 में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो भाग 4A में अनुच्छेद 51A के अंतर्गत 11 मौलिक कर्तव्यों या फिर मूल कर्तव्यों का वर्णन किया है। देखो, मूल कर्तव्य या फिर मौलिक कर्तव्य बात एक ही है, लेकिन आपको ध्यान रखें जो ये ए मैंने जोड़ा है ये कैपिटल में लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये संविधान के मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, यानी कि ये हमारे मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया। जब भी आपको कैपिटल में कोई चीज़ संविधान में लिखी हुई मिलेगी तो इसका मतलब ये है कि वो मूल संविधान का भाग ना होकर उसको संविधान में बाद में जोड़ा गया। तो इसको भी किसके द्वारा जोड़ा गया? एक 42वां संविधान संशोधन हुआ था वर्ष 1976 ईस्वी में। वर्ष 1976 ईस्वी में मैडम इंदिरा गांधी जी की सरकार के द्वारा हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, लेकिन आज के समय पर इनकी संख्या बढ़कर हो चुकी है 11। तो जो एक जोड़ा गया इसको भी 86 यानी कि 86वां संविधान संशोधन हुआ था वर्ष 2002 में, उसके द्वारा जोड़ा गया। और इसके लिए मैडम इंदिरा गांधी जी के एक कैबिनेट मंत्री थे जिनका नाम था स्वर्ण सिंह। तो स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति, SSS के नाम से आपको याद रखना है। जो ये USSR है यानी कि पूर्व सोवियत संघ है, पूर्व सोवियत संघ को हम क्या बोलते थे? USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये कब बना था? ये 1922 में बना था और 1991 में ब्रेक होगा। ये USSR क्या था? ग्रुप ऑफ 15 कंट्री, यानी कि 15 कंट्रियों का एक समूह था। नेक्स्ट हमारी प्रस्तावना में न्याय, जो न्याय है वो भी कहाँ से लिया गया? रूस से, यानी कि रूस से क्या? रूस की क्रांति से लिया था। रशियन रिवॉल्यूशन हुई थी 1917 ईस्वी में, तो वहाँ से हमने प्रस्तावना में न्याय का वर्णन किया है, न्याय को कंसेप्ट उठाया है। तो न्याय कितने प्रकार का है हमारी सब प्रस्तावना में? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? जॉइंट सिटिंग, यानी कि संयुक्त बैठक का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से, और इसके लिए अनुच्छेद है 108। नेक्स्ट हम बात करते हैं उद्देशिका की भाषा। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उद्देशिका की भाषा को हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। जबकि आप देखोगे जो हमारी उद्देशिका का विचार है, विचार को कहाँ से लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उद्देशिका का चार्टर कहाँ से लिया है? तो चार्टर लिया है हमने UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो 3 क्वेश्चन आपके सामने तैयार हो गए। उद्देशिका की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। उद्देशिका का चार्टर कहाँ से लिया गया है? UN से। उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से।
नेक्स्ट है समवर्ती सूची, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का जिक्र किया गया है। एक संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी सूची है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची वो सूची होती है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों के दोनों कानून बना सकें, जबकि संघ सूची पर केवल संघ सरकार ही कानून बना सकती है और राज्य सूची पर राज्य सरकार। लेकिन समवर्ती सूची पर दोनों की दोनों सरकारें कानून बना सकती है। अगर दोनों का कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है कानून का, तो उसमें केंद्र सरकार का कानून ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। तो इधर देखते हैं कि ये क्या है। आपसे परीक्षा में और भी क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है तो क्या है? संविधान। देखो, संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है और उसी के तहत वहाँ की शासन प्रणाली को चलाया जाता है, तो आंसर होगा संविधान। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में आपात उपबंध लिया गया है, तो आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। देखो, जो आपात उपबंध है वो कहाँ से लिया? जर्मनी से। और जर्मनी के संविधान को हम क्या बोलते हैं? वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि वाइमर संविधान। तो आपसे ये भी जर्मनी ना देकर कभी कभी वाइमर भी दिया जा सकता है, क्योंकि जर्मनी के संविधान की हमने पहले रीडिंग की, वहाँ का जो सर्वोत्तम लक्षण हमें दिखाई पड़ा तो वो उठा के हमने अपने संविधान में ऐड कर लिया। और जर्मनी के संविधान को क्या बोलते हैं? वाइमर संविधान। यहाँ से आपातकाल का उपबंध लिया है। और आपातकाल का आपात उपबंध कहाँ पर है? तो पार्ट 18 में, यानी कि भाग 18 के अंतर्गत आपात उपबंध का वर्णन है। आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक। और भारत में कितने प्रकार के आपातकाल लगाए जा सकते हैं? 3 प्रकार के। आर्टिकल 352 में, 356 में और 360 में। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का उपबंध लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो संविधान था वो 1787 ईस्वी में लिखा गया था और इसी ने सबसे पहले अपने यहाँ पर संविधान में प्रस्तावना का वर्णन किया था और इसीलिए बहुत सारे देशों ने क्या किया, उसी फॉर्मेट को भी कॉपी किया। देखो, ये रही यूनाइटेड स्टेट की प्रेम्बल और इसमें लिखा गया है वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट। इसी तरीके से जब आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हो तो उसमें लिखा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि फॉर्मेट लगभग सेम सही है। इसलिए कहा गया है कि जो हमारे संविधान के निर्माता थे ना, उन्होंने लगभग 64 से भी ज़्यादा देशों के संविधान का अध्ययन किया और जो उनको वहाँ के संविधान का सर्वोत्तम लक्षण दिखाई पड़ा उसको अपने संविधान के हिसाब से ऐड कर लिया, अपने देश के हिसाब से ऐड कर लिया। देखो, अब हम बात करते हैं उद्देशिका या फिर प्रस्तावना के बारे में, जिसको हम अंग्रेजी में प्रेम्बल के नाम से भी जानते हैं। तो जो उद्देशिका या प्रस्तावना है, सबसे पहले इसके लिए उद्देशिका प्रस्ताव लाया गया था, यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेकर आया गया था। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लेकर आए थे और इन्होंने संविधान सभा के सामने इसको 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। बाद में इसको स्वीकृति मिली 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। ये दोनों डेट आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि आज के समय पर कोई भी सांसद जब संसद में कोई बिल, विधेयक या फिर संकल्प लेकर आता है तो वो किस डेट में प्रस्तुत करता है, तो ये वो वाली डेट है जब उस बिल को, यानी कि अगर लोकसभा में लेकर आया तो वो राज्यसभा में से पास होता है, फिर राज्यसभा के बाद में वो फिर किससे, राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देते हैं। तो जब सहमति दे देते हैं, वो भी तारीख मेंशन होती है, तो वो उस दिन कानून बन जाता है। तो जब प्रस्तुत किया तो 13 दिसंबर 1946 था और अंगीकार यानी कि उसको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि पास कर दिया, वो तारीख है 22 जनवरी 1947। आपसे काफ़ी बार पूछा जाएगा कि उद्देशिका प्रस्ताव संविधान सभा के सामने कब पेश किया गया, तो कब आया? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। किसने पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देशिका प्रस्ताव को मंजूरी कब मिली या फिर पास कब हुआ, तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। अब हम बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि कैसा है। तो जो हमारी प्रस्तावना है उसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की बात कही गई है। ये इसके मूल तत्व हैं। और वहीं न्याय कितने प्रकार का है, तो 3 प्रकार का न्याय है। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। ये जो न्याय है वो कहाँ से लिया है? रशियन रिवॉल्यूशन से, अभी बताया था। और रशियन रिवॉल्यूशन कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि कितने प्रकार की समता है, तो प्रतिष्ठा व अवसर, 2 प्रकार की समता का जिक्र हमारी प्रस्तावना में किया गया है। और साथ ही साथ 5 प्रकार की स्वतंत्रता। वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना।
ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमारी संविधान की प्रस्तावना में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आपको याद रखना है संविधान की प्रस्तावना से संबंधित 3 शब्द, समाजवादी, अखंडता और पंथनिरपेक्ष। इन 3 शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। देखो, मैडम इंदिरा गांधी जी की सरकार थी वर्ष 1976 ईस्वी में। उनके द्वारा संविधान में एक संशोधन किया गया जिसके द्वारा 42वां संविधान संशोधन कहते हैं, और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि लघु संविधान के रूप में 42वें संविधान संशोधन को जाना जाता है। और इसके द्वारा हमारे संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इनको जोड़ा गया था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या ये शब्द मूल संविधान का भाग थे या फिर मूल प्रस्तावना का भाग थे, तो आंसर होगा नहीं। इनको कब जोड़ा गया? 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इधर उद्देशिका पर उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय का क्या विचार था कि वो संविधान का भाग है या नहीं है? तो सबसे पहले एक केस आया था बेरुबारी केस। बेरुबारी वाद आया था 1960 में, 1960 ईस्वी में। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। नेक्स्ट केस आया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा गया परीक्षा में, जिसका नाम है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये केस आया था 1973 में, 1973 ईस्वी में, जब भारत में टाइगर प्रोजेक्ट आया था। तो 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में यह कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का भाग है। कब कही गई ये बात? वर्ष 1973 ईस्वी में। इसलिए मैडम इंदिरा गांधी जी की सरकार ने क्या किया, देखो यार, जब हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, और यहाँ पर जो केशवानंद भारती का केस आया, इसमें जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का भाग बन गई। जब हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं तो हम इसका मतलब अब प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना संविधान का भाग बन गई। तो इसलिए मैडम इंदिरा गांधी जी की सरकार के द्वारा 1976 ईस्वी में संशोधन किया गया था, और उसके द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि अब तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो आंसर होगा 1। कब हुआ? 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट केस आया था SR बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस आया था 1994 में, 1994 में। इसमें इन्हीं सब बातों को प्रूव किया गया कि हाँ भाई, ये क्या है, एक धारणा प्रस्तुत की गई थी कि जो बातें हैं वो मतलब कि स्वीकृति मिल गई थी कि ये क्या है, कंप्लीटली क्या है, संविधान का भाग है। और ध्यान रखना, जो केशवानंद भारती का केस था ना, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूलभूत ढांचे का कंसेप्ट भी आया था। आपसे देखो अब परीक्षा में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि संविधान की आत्मा है उद्देशिका। उद्देशिका को संविधान की आत्मा भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। लेकिन आत्मा से संबंधित एक क्वेश्चन और आता है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा था। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 32 क्या है, हमारा एक फंडामेंटल राइट है जो क्या करता है, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप क्या कर सकते हो, आर्टिकल 32 का सहारा लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट उसके लिए रिट जारी करता है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट, जो भी उचित होगी आपके लिए वो जारी की जाएगी अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। तो आर्टिकल 32 क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बात करता है। तो आपसे काफ़ी बार पूछा जाएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो किसे कहा? उद्देशिका को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा? अनुच्छेद 32 को। और अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है? किसने? KM मुंशी ने। नेक्स्ट, संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे क्या हैं? संविधान के निर्माता यानी कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती होती है 14 अप्रैल के दिन। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। और देखो 14 अप्रैल के दिन तो इनकी जयंती होती है। वर्ष 2015 में क्या हुआ था? देखो 2015 में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है उस पर हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा एक ऐतिहासिक घोषणा की गई कि देखो जो आने वाली 26 नवंबर है, यानी कि कब घोषणा की गई? 14 अप्रैल के दिन। और कहा गया कि जो आने वाली 26 नवंबर है उस दिन से हम क्या करेंगे, प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल डे के रूप में मनाएंगे। तो संविधान दिवस कब से मनाया जाता है? 2015 से मनाया जाता है। और 14 अप्रैल के दिन ऐतिहासिक घोषणा की थी किसने? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने, जो कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। और इसलिए क्या कहते हैं, मतलब कि कब से मनाया जाने लगा ये? 2015 से।
और इससे पहले जो ये 26 नवंबर थी, देखो 2015 से तो हम क्या मनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में, लेकिन 26 नवंबर को इससे पहले किस रूप में मनाते थे, विधिक दिवस के रूप में मनाते थे। किसमें? विधि दिवस। विधि दिवस के रूप में कब से मनाते थे? 1979 से, क्योंकि जो हमारे संविधान के निर्माता थे उनके सम्मान में हम 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाते थे। कब से मनाया जाना स्टार्ट किया गया था? 1979 से। और संविधान दिवस को कब से मनाया जाना शुरू किया? 2015 से। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। एक दिन आपको ध्यान रखना है, एक और, 9 नवंबर। 9 नवंबर को क्या होता है, जल्दी से रिकॉर्ड करो। 9 नवंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय सरा।